नमस्कार। सत्ता बाजार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द डायलॉग। ये सत्ता बाजार डायलॉग का एक कार्यक्रम है। आज सत्ता बाजार में भारत के प्रख्यात पत्रकार मनोज जी भी अरे खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ। मुलाकात हो गई है मनोज जी से कि सत्ता बाजार में मनोज जी क्या कुछ हो रहा है। यद्यपि लगातार कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मनोहर मनोज सत्ता बाजार में लगातार दस्तक दे रहे हैं। सच बात है कि पत्रकार तो जन्मजात सरबराह ही होते हैं और इस सत्ता बाजार में एक पत्रकारों का टिकना, एक ईमानदार पत्रकार का टिकना एक बड़ी बात है। और हम लोग तो खबरों का जो है ना एक रेड़ी पटरी लगा करके सत्ता बाजार में बैठे हुए हैं और इस सत्ता बाजार में भी सूचनाओं का बड़ा-बड़ा मॉल खड़ा है, बड़े-बड़े कारपोरेट बैठे हुए हैं। हम जैसे गाँव गली से निकले हुए पत्रकार सत्ता बाजार में कोई दुकान खोल लें तो ये दुकान का चलना तो एक संदेह से भरा हुआ है कि यह सत्ता बाजार में हम लोग कैसे टिक पाएँगे, लेकिन हस्तक्षेप जारी है। हमने सत्ता बाजार में पाँव रखा है। देखेंगे कि सत्ता बाजार में आज क्या कुछ हो रहा है। मित्रों, जब से एक बार राहुल गांधी पर किसी ने जूता फेंका, तो राहुल गांधी ने कहा कि जूता का जवाब किस तरह से दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी कल जूता बनाने ही लग गए थे। जैसे ही हमने राहुल गांधी को जूता सिलते हुए देखा, हम लोग का दिमाग घूम गया कि इस जूता का आखिर क्या उपयोग हो सकता है। जो रामचेत सुल्तानगंज से पता है मित्रों आपको कि कल राहुल गांधी सुल्तानपुर के कोर्ट में उनको हाजिरी देनी थी और मामला दर्ज हुआ था क्योंकि अमित शाह के खिलाफ में जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, तो कर्नाटक के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जो वर्तमान के जो नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष उस वक़्त में अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो कहा है कि जिस पार्टी के अध्यक्ष हत्या के आरोपी हों या तरीपार हों, तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की टिप्पणी की थी। बातें तो सच ही थी कि मामला दर्ज था, फिर बरी हो गए। तो जब कोई व्यक्ति बरी हो जाता है तो आपको जो है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा दूर जाकर के उनके अतीत को नहीं खंगालना चाहिए। फिलहाल वह मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया था और 6-7 वर्षों से वह मामला चल रहा है। तो कल जो है वो कोर्ट ने उनको कहा है कि राहुल गांधी हाज़िर हो, तो कोर्ट के रास्ते में उनको मुलाकात हो गई एक मोची से। उस मोची का नाम है रामचेत मोची। और वहाँ गए। राहुल गांधी के जाने के बाद राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, भारतीय राजनीति के उदीयमान नक्षत्र हैं, लोगों की आशा बन रही है और यहाँ की जो जनाकांक्षा है, सहमति असहमति के अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में किसी नेता ने अपने को स्थापित करने का प्रयास किया है, मेहनत के ऊपर, संघर्ष के ऊपर। और राहुल गांधी के ऊपर जो चांदी का चम्मच और नेहरू परिवार और तमाम प्रकार की जो बातें कही जाती रही राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी ने इन तमाम प्रकार की कवायदों को, नैरेटिव्स को खारिज किया और संघर्ष किया, जमीन पर उतरे और सड़क से लेकर के संसद तक आज राहुल गांधी की आवाज गूंज रही है। इस आवाज से हम सबकी सहमति और असहमति हो सकती है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी भारत के एक नेता के तौर पर अपने को स्थापित करने का प्रयास किया। कभी लोको शेड में जाते हैं, कभी मजदूरों के बीच बैठते हैं, कभी धान के खेत में जाते हैं, कभी कीचड़ में उतरते हैं। कल तो राहुल कभी गांधी जूता सिलने लग गए। यह बहुत अच्छा लगता है कि भारत की समन संस्कृति को आप सम्मान दे रहे हैं, उस आँसू के करीब जा रहे हैं। अब अंदाज़ कीजिए इतने बड़े आदमी का एक मोची की दुकान पर पहुँच जाना, उसकी चटाई पर बैठना, जूता सिलना, ये क्या कुछ हो रहा है। और एक वक़्त था कि राहुल गांधी पर लोगों ने जूता फेंका था। आज राहुल गांधी जूता सिल रहे थे। कुल मिलाकर के जूतों की बात करते थे, एक जूतों का दशक भी था भारत में। तमाम नेताओं पर देश और दुनिया में जूते फेंके जा रहे थे। लगातार वो एक दौर था, वो एक जूता डिकेड था कि कभी पी चिदम्बरम पर, तो कभी उन पर, तो कभी उन पर। कभी एक जॉर्ज बुश जूता पे।
हाँ, वो बिल्कुल जो है ना मनोज जी, एक जूता का दौर था। जब राहुल गांधी जूता सिल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जूता फेंकेंगे क्या या केवल पहनेंगे। तो जब भी कोई नेता जूता सिले तो कहीं कहीं खतरा सामने आ जाता है, कहीं जूता फेंकने का काम तो नहीं होगा वह। लेकिन जूता इधर सिल रहे थे, उधर संसद में हंगामा हो रहा था। बिट्टू और चन्नी आमने सामने हो गए थे संसद में। बात जो है संसद की बात बाप तक पहुंच गई। तुम्हारे पिताजी की कब हत्या हुई और क्यों हत्या, बेअंत सिंह की हत्या हुई थी, उन्हीं का लड़का बिट्टू है। उसको लेकर के सदन में हंगामा हुआ। हंगामा तब और बढ़ गया जब अभिषेक बनर्जी ने जब वो मुद्दा उठाया कि कोरोना काल में और नोटबंदी के दौरान क्या क्या दुश्वारियां देश को हुई। तो जैसे ही वह आईना दिखाने की कोशिश की अभिषेक बनर्जी ने, आपने नोटबंदी में क्या किया और कोरोना काल में क्या किया, किस तरह से देश के लोग तरफ तरफ करके हजारों किलोमीटर की यात्रा खाली पांव भूखे प्यासे, उसके लिए बस तक की व्यवस्था नहीं हो सकी, किस लिए, ऑक्सीजन के कतरे के लिए लोगों ने जान गंवाई और कितनी परेशानी लोगों ने झेला इस देश में। अभिषेक बनर्जी की धृष्टता यही रही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया। आईना दिखाते के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बाद में बोलते, पहले बिरला जी बोलने लगे। भैया आप तो सभापति हैं। बिरला जी ने कहा है कि पीछे की बात को मत करो। वो बातें वो अभी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना और डिमोनेटाइजेशन के बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री तिवारा बन गए हैं, तो फिर क्यों तुम जो है गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, बातें बीत गई है। फिर बनर्जी ने कहा, ये सवाल जब हम करते हैं तो आप भी नहीं बोलने देते, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलने देते हैं, और तमाम प्रकार की दबाव हमारे ऊपर है। और जब आईना दिखाने की बात हो रही, हम तो कोरोना काल की बात कर रहे हैं। आप तो नेहरू को नहीं छोड़ते हैं। जब भी चर्चा होती है तो नेहरू के कैरेक्टर को आप सामने रखते हैं, इंदिरा के आपातकाल को आप दोहराते हैं। एक बार भी सभापति जी यह नहीं कहते हैं बातें 50 वर्ष पहले हुई थी, बातें खत्म हो गई, तब तक कई बार कांग्रेस सत्ता में आई। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी सभापति जी समझा सकते थे। जो बातें बीत गई उसको दोहराने की बात नहीं है। लेकिन आप जानबूझ करके संविधान हत्या दिवस की आपने घोषणा की, नोटिफिकेशन किया। पता नहीं सभापति जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभापति हैं या सदन के सभापति हैं, यह भी थोड़ी चिंता की बात है। अब इन तमाम बातों को लेकर की जो तमाम तरह की कवायदे हैं, मुझे लगता है सब लोग परेशान हैं। सब लोग एक दूसरे पर जो है बयानों का बौछार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो नेता हैं वे परेशान हैं, जो डिप्टी सीएम हैं वे परेशान हैं, योगी जी परेशान हैं, विपक्ष परेशान है, सभापति परेशान है। सब लोग कोई शांति से नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है तो विपक्ष शांत बैठा है। वो भी सवाल कर रहे हैं, सरकार भी सवाल कर रही है। सवालों के घेरे में यह देश है। जनता समाधान की आस लेकर के बैठी हुई है। देश में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई गंभीर बदलाव की बात नहीं हो रही है, किसी खास स्ट्रेटजी पर कि अगर दुनिया की तीसरी शक्ति बनाना है तो कैसे बनाना है। क्योंकि अराजकता में सृजन नहीं होता है, अराजकता में तबाही होती है। सच बात यह है कि प्रांत से लेकर के केंद्र तक तमाम सरकारें अराजकता में जी रही है, सृजन की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। यही बात आज हम जानना चाहेंगे। मनोहर मनोज इस सत्ता बाजार में अपनी निगाह डाले हुए हैं, लगातार देखते रहते हैं सत्ता किस गलियारे में, सत्ता बाजार में किसका किसका माल बिक रहा है। मोहब्बत की दुकान है, उसमें कुछ उस काउंटर सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिछले दिनों कुछ जो दुकानों की बात हो रही थी सत्ता बाजार में, आरिफ फल वाले, आसिफ चाय वाले, तो अब वहां तो मोहब्बत की दुकान के स्टिकर भी लग रहे हैं। कुल मिलाकर के हम लोग लीडर तो नहीं है, देश में लीडर कम है, डीलर ज्यादा है। और राहुल गांधी जब दुकान चलाएंगे तो दुकानदार ही होंगे मोहब्बत की, चाहे बेचे मोहब्बत बेचे कि गिरना बेचे। लेकिन जब काउंटर सजाए हैं तो आप लीडर तो है नहीं, डीलर हैं। ये डीलरों के देश में हम लोग रह रहे हैं। कहाँ आ गए हम, राह चलते चलते लीडर को देखते देखते देश के डीलर
के करीब आ गए हैं। मनोज जी से पूछना चाहते हैं, ये लीडर और डीलर का जो खेल चल रहा है, सत्ता बाजार में क्या कुछ हो रहा है, किसका माल बिक रहा है? आप तो अर्थशास्त्री हैं, किसका सेंसेक्स हाई है, किसका माल नहीं बिक रहा है? आप किस तरह देख रहे हैं मनोज जी? जी। ये ठीक है, बढ़िया सवाल है। सत्ता बाजार जो एक नया कार्यक्रम डायलॉग के जी। मंच पर लाया गया है, तो अभी तक बाबा जी आपने शब्दों के बाढ़ के जरिए जो तंज और व्यंग जो आज के सियासतदानों पर जो आपने फेंका है, करीब-करीब वही घटित हो रहा है। क्योंकि इस सत्ता के अगर इस बाजार में अगर इसे एक अखाड़ा मान लिया जाए इस बाजार को, तो जितने पहलवान हैं सत्ता के और सियासत के जितने खिलाड़ी हैं, वो अपने-अपने दाँव आज़मा रहे हैं। और कौन-सा जी। दाँव जो है लह जाएगा, सफल हो जाएगा, तो फिर जो है फिर सत्ता बाजार में सब चाँदी है। अभी आपने देखा कि चुनावों का महायज्ञ संपन्न हुआ, उसमें तमाम नैरेटिव फेंकी गई, उधर से भी नैरेटिव फेंका गया। और इस सत्ता बाजार में जो आपने राहुल गांधी की जो जन छवि बनाने की जो तमाम तरीके की जो चेष्टाएँ हो रही हैं, कभी वो कूली के साथ गए, हाँ, कभी वो खेत में चले गए या किसानों और कलावती के घर में चले गए। अभी मोची के दुकान पर जाकर के वो सिलने की कला सीख रहे थे। कुछ दिन पहले लालू यादव के घर में जाकर के मटन बना रहे थे। जी। ठीक है, यूट्यूब मीडिया का दौर है, मनोज जी, अलग-अलग सावन में तरीके की मटन शब्द रोचक। मत बोलिए मनोज जी। सावन है, हाँ, थोड़ा हाँ। सा मटन शब्द हाँ संभाल करके अच्छा, बोलिए। अच्छा, लोगों अच्छा, के हैं ठीक है। कि हाँ शाकाहारी बात हाँ। करेंगे, लोग कह रहे हैं कितने बड़े पत्रकार है, सावन में मटन बोल रहे हैं। जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो जी। अलग-अलग जो दुकानें जो है सजी हैं, तो ये बात सही है कि चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोलने और नफ़रत की दुकान बंद करने का जो बड़ी कष्ट साध्य यात्रा की, अब उस जी। उन उन दुकानों के ज़रिए राहुल जी इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी के बरक्स अगर सबसे बड़े कोई सियासतदान और स्टेट्समैन के रूप में चर्चा हो रही है, वो राहुल गांधी जी। की हो रही है। और राहुल गांधी ने ये अपनी सफलता पाली है कि पहले कई लोग इस रेस में थे, हाँ, तो उसकी स्थिति में कई बार ये कमजोर होते थे, तो इनकी माँ का ही नाम ले आया जाता था कांग्रेस पार्टी जी। में। लेकिन अब यह है कि मोदी के सामने अब राहुल गांधी को ही एक तरह से माना जा रहा है। संसद में वो विपक्ष के नेता भी बना दिए गए और संसद में ये जो गतिरोध जो पहली बार शुरू हुआ है और जी। वो इतना एक मजबूत पहली बार विपक्ष का दबाव सत्ता पक्ष झेल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने शहजादा टर्म जो राहुल गांधी के लिए बरसों तक वो यूज करते रहे, अब वो शहजादे से बालक बुद्धि पर आ गए। आप देखे होंगे कि पिछली बार जब संसद का शुरुआत हुई थी 19वीं लोकसभा की, तो उस नहीं 18वीं लोकसभा की, सॉरी 18वीं लोकसभा की, तो उस दौरान नरेंद्र मोदी ने उन्हें बार-बार यही कहा कि बालक बुद्धि के बस में 99 नंबर जो है वो 543 में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बड़े सफल हैं। तो ठीक है, पहले आप कह रहे थे कि 50 सीट भी नहीं आएगा, आप जो है जी। वायनाड की भी सीट हार जाएंगे, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री जो है बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीते और राहुल गांधी जी। दोनों लोकसभा से 3 लाख के ऊपर वोटों से जीते। लेकिन देखिए संसद में जो ये गतिरोध है, ये अब ये बाहर भी गतिरोध दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने अग्निवीर जो सेना में जो एक टेम्पररी जॉब देने का जो शुरुआत किया गया स्कीम, और जिसे लेकर के कांग्रेस और विपक्ष ने कहा कि हम अग्निवीर स्कीम को हटा लेंगे, तो कल बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान आया है प्रधानमंत्री का कि हम डिफेंस रिफॉर्म लाना चाहते हैं, हम सेना में जवानों की उम्र का एवरेज बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया में एवरेज जो है हमारे जवानों की उम्र की ज्यादा है, तो हम टेम्पररी नए जवानों को लाएंगे तो सेना में वो तरोताजगी रहेगी, यूथफुलनेस रहेगा और कहीं ना कहीं उन्हें और उनके लिए स्काई लिमिट नहीं है, उनको तमाम राज्य सरकारों में भी होड़ लग गई है कि अब अग्निवीरों के लिए बाजाबता जॉब जो है रिजर्व किए जा रहे हैं। सेना भी कहती है कि जब नियमित सेना की बहाली होगी तो उसमें भी हम 10% जो है रिजर्व जो है अग्निवीरों के लिए रखेंगे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक तरह से रिवर्टल दिया है
लेकिन एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के जो संसद में बातें आ रही हैं, तो सरकार बड़ी किप मम है। लेकिन आपने ये बड़ा अच्छी बात कही कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिला हो, लेकिन आंध्र और बिहार की सरकार का जो समर्थन मिला है उसका एक तरह से न्यूनतम मूल्य बजट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर दे दिया। तो ये सत्ता के बाजार में अलग अलग तरीके के खेल चल रहे हैं, लेकिन देश के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और व्यापक निर्माण के लिए जो फंडामेंटल पॉलिसीज होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, राजनीति का शुद्धिकरण हो, तमाम पहचान की राजनीति से देश की राजनीति को मुक्त करना हो, अर्थव्यवस्था में बड़ा ही मासेज के लिए ज्यादा बेहतर पॉलिसीज और इंटरेस्ट के काम करने हो, चीनी चटाऊं और खजाना लुटाऊं जो आजकल पॉलिटिकल पार्टी में जो ये होड़ चल पड़ी है, उससे मुक्ति मिले और उससे कोई भी दल अछूता नहीं है। तो सत्ता बाजार के लिए ये नियामक कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए कि शेयर बाजार के लिए भी नियामक है, तमाम बैंकों के लिए नियामक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेयर बाजार के लिए सेबी, टेलीकॉम मार्केट में जो है TRAI, बिजली के मार्केट में जो है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक रेगुलेटर होना चाहिए सत्ता बाजार का। चुनाव के समय में ठीक है कि चुनाव आयोग होता है, बाकी समय में मीडिया है। तो मीडिया, सत्ता बाजार में मीडिया की जो स्थिति हो गई है वह एक सिर्फ जो है चारण और भाट की हो गई है। तो मीडिया को भी एक संवैधानिक अगर एक कहीं से कहीं दंत मिल जाता तो मीडिया भी एक तरह से चेक एंड बैलेंस ज्यादा प्रभावी तरीके से करता और फिर हमारा सत्ता का बाजार फलता और फूलता। मनोज जी, मैं एक बार, आप तो बाजार में हैं, बाजार में अभी कांग्रेस काउंटर पर घूम करके मोहब्बत की दुकान, उसका माल उल आप जांच रहे थे कि अग्निवीर के सवाल हैं। थोड़ा सा भाजपा काउंटर तरफ भी चलते हैं। अब भाजपा काउंटर पर भी काफी उथल पुथल है और उनकी जो दुकानदारी है वह भी दूसरे ढंग की चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश को लेकर के जो अराजकता है, आज BL संतोष के साथ बैठक हो रही है प्रधानमंत्री से भी, और वहां के सब लोगों को बुलाया गया। यद्यपि तो एक तो यह है कि नीति आयोग की बैठक है, नीति आयोग की बैठक में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी गए हैं, और वित्त, शायद रक्षा और गृह मंत्री, तीनों को जाना होता है। कुछ केंद्रीय मंत्री नए सदस्य आ गए हैं, आमंत्रित सदस्य भी आए हैं, शिवराज चौहान आए हैं, चिराग पासवान है, ललन सिंह भी आ गए हैं। हाँ, पूरा उनका ग्रुप बढ़ा दिया गया जी। तो अब तो ये नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई होगी, और इस बैठक में हम लोग ममता बनर्जी की भी बात अलग से करेंगे और सोरेन की भी बात अलग से करेंगे। और सुप्रीम शायद उन्होंने बहिष्कार किया है, ममता बनर्जी छोड़ करके आ गई, एक खबर में देखा। हाँ, वो निकल गई। बहुत, हाँ बिल्कुल अच्छी खबर आप दे रहे हैं कि ममता बनर्जी गई और बाहर निकल गई। और क्या कुछ हो रहा है मनोज जी, या मैं स्टूडियो में कहूंगा कि माहौल राज देखें कि अभी नीति आयोग की बैठक में क्या कुछ चल रहा है, बैठक में कौन कौन बैठे हुए अभी भी, या बैठक खत्म हो गई, क्या क्या बातचीत हुई। मैं स्टूडियो में कहूंगा कि राहुल के पास कोई रिपोर्ट हो तो वह रिपोर्ट लगाएं। अब फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि अभी इस नीति आयोग की बैठक यूपी को लेकर हो रही। हाँ, यूपी की चर्चा मैं कर रहा था कि नीति आयोग के बैठक में आदित्यनाथ गए होंगे, लेकिन वह बैठक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी महत्व की बात यूपी का 10 जो विधानसभा के चुनाव है, उपचुनाव है, और जो उठा पटक है उत्तर प्रदेश में। यह भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि अब कयास यह लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। जो लोकसभा में जो परिणाम आए, जो संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने में है, इसका ठेकरा जो है योगी जी पर फोड़ा गया, और लगातार इसके खिलाफ में ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य जो है अब कंपेन कर रहे हैं। और जो बातें बेडरूम की बातें थी, अब वो तो चौराहे पर हो रही है, आमने सामने की लड़ाई हो गई है। और योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस लिया, उन्होंने भी अब वैकल्पिक तौर पर पिछड़े नेताओं की तलाश उन्होंने शुरू कर दी है। इनके विकल्प में और क्या, एक तो उधर से योगी आदित्यनाथ की तरफ से तैयारी चल रही है, पल्लवी पटेल से उनकी बातचीत शुरू हो गई है, और भी जो भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनसे योगी आदित्यनाथ की अलग बात हो रही है। स्थिति यह है कि कैबिनेट मीटिंग में भी ब्रजेश पाठक नहीं जा रहे हैं, केशव मौर्य नहीं जा रहे हैं, बुलाने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है, यह तो अवैधानिक भी है।
राजनीतिक गतिरोध, असहमतियां अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के हाँ आपको नहीं, लड़ाई जब तक लड़नी है। मंत्री है तब तक तो उन्हें जाना ही चाहिए। हाँ, उनको जब तक या तो आप रिजाइन कर दीजिए, अगर आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है योगी जी से, अगर योगी जी को सबक सिखाना है, पद से हटाना है, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप कैबिनेट की मीटिंग में जाना नहीं चाहते हैं और लगातार आप नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आप चाहते हैं कि योगी की सरकार बिल्कुल अराजकता का शिकार हो जाए और ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो 10 विधानसभा की सीटें हैं यह भी हार जाए और यह भी हार जाए ताकि जो योगी को हटाया जा सके। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग सत्ता बाजार में हैं। मनोज जी सब वक्त डिस्कनेक्ट हो गए, भीड़ में होंगे सत्ता बाजार में, कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, नहीं, मैं डिस्कनेक्शन की स्थिति। तो यह है कि जो सत्ता का खेल चल रहा है, इस सत्ता के खेल में निश्चित रूप से बीजेपी के काउंटर पर बहुत ही हलचल है। और क्या होना है आज जो है ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है, गृह मंत्री से मुलाकात होनी है, बीएल संतोष ने अलग से उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी अलग मीटिंग होगी जिसमें कि तमाम भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उसके डिप्टी सीएम है, सबों को बुलाया गया है और भविष्य की राजनीति, आगामी चुनाव को लेकर के उसमें चर्चा होगी। ये तमाम तरह की बातें हैं। मित्रों, सत्ता बाजार में बहुत उठा-पटक का खेल चल रहा है, लेकिन सच बात यह है कि जनता कन्फ्यूज्ड है कि यह तीसरी बार मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद किसी क्रांतिकारी पहल की तरफ देश आगे बढ़ता, एक नई आशा को लेकर के देश कार्यक्रम घोषित करता, एक लक्ष्य घोषित किया जाता है कि हम देश को ऐसा बनाने जा रहे हैं। विपक्ष की भी अपनी आदत है या अपनी तैयारी है और सत्ता पक्ष को लगता है कि हम इतने दिनों 10 वर्षों तक जिस अहंकार में और जिस दबिश के साथ में, जिस वजन के साथ में हमने संसद को और समाज को, देश को चलाया है, यह कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अब विपक्ष कमजोर नहीं है, वह टिट फॉर टैट का मामला है। अगर आप किसी प्रकार से और मर्यादित तरीके से अगर विपक्ष को आप और संवैधानिक तरीके से अगर विपक्ष को दबाना चाहेंगे, तो वह पहले वाला विपक्ष नहीं है। यह बोलता हुआ विपक्ष है, चिल्लाता हुआ विपक्ष है, यह ताकतवर विपक्ष है। और देश भारतीय लोकतंत्र में पहली दफा पक्ष और विपक्ष दोनों एक संतुलन की स्थिति में है। लेकिन इस संतुलन का मतलब यही नहीं है कि लगातार संघर्ष जारी रहे। सृजन की भी प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए और समाज के काम भी होने चाहिए, असहमतियां लाख हो। लेकिन आज जो बात मैं कर रहा था कि संसद में जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से हंगामा हुआ, विधानसभा में तो कुर्सियां टूटी ही। कल भी आप मैंने संसद में चर्चा किया कि विधानसभा में टेबल टूटने की कहानी हो रही थी, टेबल पर चढ़ने की बातें हो रही थी, कितने माइक टूटते रहे यहाँ सदन में, सब कहानी देखे, मार पीट, गाली गलौज, जुतम पेजार सब कुछ होते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि यह देश की संसद है, दुनिया देख रही है। निश्चित रूप से न्यूनतम राजनीतिक मर्यादा का पालन करें। और मित्रों, मैं ये बता दूं, अगर आपके सिद्धांतों में आकर्षण नहीं है, शब्द जब अपने अर्थ खो देते हैं, तब गाली का जन्म होता है। जब आपके पास कोई सैद्धांतिक ताकत होगी और कुछ सैद्धांतिक रूप से कहने की कुछ विशेष चीजें होगी, तब आपको गाली की जरूरत नहीं होगी। गाली लोग तब देने लग जाते हैं, हिंसा तब करने लग जाते हैं, जब उनकी बातों में कोई असर नहीं दिखता है। वो बेअसर वाली जो बातें हैं ना, तो लगता है कि असर पैदा करने के लिए कुछ अब्यूज करें, कुछ चिल्लाएं। जब आपकी बातों में गंभीरता होगी, तो धीमी आवाज भी बड़ा असर पैदा करेगी। आप धीमे से बोलेंगे, तब भी उसका असर लोगों पर पड़ेगा। आप जानते हैं जिस बापू की बात करते, बापू तो बहुत ही औसत दर्जे से भी नीचे के ओरेटर थे, लेकिन जब वो बात कहते थे, तो बात वह मंत्र हो जाती थी। सच बात यह है कि राजनीतिक दलों के पास में ना तो वैचारिक कोई स्थापना है, कोई ना सिद्धांतों का बल है, ना बड़े सपने हैं, ना बड़ा संघर्ष है। सपना छोटा है, संघर्ष भी शॉर्टकट की तरह है। हाँ, संघर्ष कम है, दिखाना ज्यादा है।
निर्मल नेतृत्व नहीं है भारत के पास में, ना तो निर्मल नेतृत्व पक्ष के पास है, ना विपक्ष के पास है। पाखंड और मैनिपुलेशन से भरा हुआ हमेशा नैरेटिव्स, मुझे लगता है भारत को आज एक भागवत व्यक्तित्व की आवश्यकता है। जब मैं भागवत की बात करता हूं तो उसकी धार्मिक व्याख्या नहीं लीजिएगा। भागवत का मतलब है शुचितापूर्ण व्यवहार, संसदीय व्यवहार। और संसदीय सभा की बात होती है कि आप जो सभा में बैठने लायक हैं या नहीं है, कैसे सभा में बैठेंगे, जहां देश का भविष्य तय होता हो, वहां निश्चित रूप से आपके विचारों में गंभीरता होगी, तभी आपके व्यवहार में भी गंभीरता होगी। निश्चित रूप से जो वैचारिक दिवालियेपन का दौर है, उसको ढकने के लिए नेता चिल्ला रहे हैं, माइक फेंक रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं। काश अगर लोहिया की तरह, जेपी की तरह, गांधी की तरह और भी बहुत लोकनायक देश में रहे हैं, जिनके पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें थी, और जब वो बोलते थे तो संसद मौन रहती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था। इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जब खड़े होते थे तो किस तरह से संसद सीखने के लिए, धूर विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी के उस महानायक अटल बिहारी वाजपेयी को सुनना चाहते थे, सुनते थे। आडवाणी जी को सुनते थे, चंद्रशेखर जी को सुनते थे, जॉर्ज फर्नांडिस को सुनते थे, क्योंकि सीखने की बातें होती थी। लेकिन आज जिस तरह से नॉन एकेडमिक, किसी प्रकार का कोई चरित्र नहीं है, कोई निर्मलता नहीं, कोई बेदाग व्यक्तित्व नहीं है, निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं है, कोई बात नहीं है। हम लोग को तो जब कहते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण, अपराध के राजनीतिकरण, मुझे लगता है कि नेताओं से हम तो उस क्रिमिनल को ज्यादा सम्मान देते हैं जो क्रिमिनल संसद आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अच्छे लोगों के बीच में बैठें, बिहार से निकल करके कोई विधानसभा आ जाए तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों को कम से कम यह तो समझ है कि मैं अच्छे लोगों के बीच बैठूं। लेकिन जब संसद के लोग संसद से बाहर निकल करके बिहार जाना चाहते हो, तब दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ बैठना चाहते हैं, स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति के पास जाने की तैयारी कर रहे हो तो बात बुरी है। संसद में जो कुछ हो रहा है, असहमति का मतलब असम्मान नहीं है। आप घोर असहमत होइए, और असहमति के बीच भी आपका संसदीय आचरण बना रहना चाहिए। सत्ता का बाजार है, और बाजार जो है, इसलिए मैंने इस शो का नाम सत्ता बाजार रखा। और बाजार में कोई चैरिटी वर्क नहीं होता है, बाजार में केवल खेल होता है मुनाफे का, बाजार में केवल खेल होता है इन्वेस्टमेंट और गेन का, बाजार में कोई घाटे का कारोबार नहीं होता है, बाजार में चैरिटी वर्क नहीं होता है। इसलिए जब ये सत्ता बाजार है, और सत्ता में इस बाजार में जब राजनीति खड़ी होगी तो मुनाफे की बात करेगी, लेकिन कम से कम मुनाफे की बात कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप राजनीति में आए हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, शाकाहारी राजनेता हो जाइए। आपको भी ताकत बटोरनी है, आपको भी ताकतवर होनी है, आपकी भी सरकार बननी चाहिए, आपके भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। जब राजनीति में आते हैं तो वहां पावर गेम होता है, लेकिन जब सत्ता बाजार में खड़े हैं, लाभ चाहिए, लेकिन लाभ भी शुभ के तंत्र से नियंत्रित हो। अगर भारतीय संस्कृति के प्रति थोड़ा भी लगाव है तो भारत के घर घर में लिखा रहता है शुभ और लाभ, दोनों तरफ लाभ नहीं है। अगर दरवाजे पर दोनों तरफ लाभ हो जाए तो भारतीय संस्कृति का गंगा लाभ हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि पहले शुभ हो तब लाभ हो, लाभ कमाइए, लेकिन शुभ के तंत्र से वह लाभ नियंत्रित हो। इसलिए सत्ता बाजार में शामिल तमाम सियासत के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि सत्ता में आए हैं, आप भी शक्ति अर्जित कीजिए, आप भी लाभ कमाइए, लेकिन शुभ का ख्याल रखिए, आपका लाभ शुभ के तंत्र से नियंत्रित हो। आ गए हैं फिर जो है सत्ता बाजार में, कहाँ हो गए थे भीड़ में जो है, वो मनोज जी को भी खोजना बहुत मुश्किल नेटवर्क होता का है। इशू आ गया था। मतलब कि यूपी में बिजली की बड़ी किल्लत चल रही है,
तो ये भी वही सूचना दे वही नहीं, हाँ ठीक बात है, हाँ। यह भी एक खबर तो है जी। जी पत्रकार जी इसी तरह जी से कभी परेशान हो, बिजली की दिक्कत हो तो बिजली की खबर बन जाएगी, और हम्म, मनोज जी के घर में पानी नहीं पहुंचेगा तब जनता को लगेगा कि जनता को पानी नहीं मिल रहा है, जी जनता प्यासी है। अच्छा है कि मनोज जी की बिजली गई है, ताकि उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या एक खबर बन गई है। खबर मनोज जी, बन आप गई। सत्ता के बाजार में आप भटक गए थे और आपका नेटवर्क भी दिक्कत है, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बाजार से हाँ, लौटे, कुछ चलते बाजार में। चलते मैं यही कहूंगा कि अभी उत्तर प्रदेश देश में राजनीतिक चर्चाओं का जी सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। जब जी चुनाव के दौरान ही केजरीवाल ने कहा कि ये चुनाव के बाद जोगी को निपटा देंगे, तो अमित शाह का जो स्पष्टीकरण आया, उसमें जोगी को निपटाने की बात को उन्होंने खंडन नहीं किया, और यही बात केजरीवाल ने भी कही थी उस समय। और आज जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जब बड़ा ही हैरान करने वाला आया, उसी अयोध्या जो बीजेपी की शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था, उसी अयोध्या में सबसे बड़ा विकेंद्रीकरण हो गया, और धर्म की राजनीति करने वालों ने जितने जितने पैतरे खेले, उस पैतरे का जवाब प्रभु श्री राम ने ही दिया कि वहीं से आपकी हार हुई। और उत्तर प्रदेश में आधे से कम सीटें मिली और आधे से ज्यादा सीटें आपके धुर विरोधी समाजवादी पार्टी को मिली। जी जी तो अब जोगी पर जो है तलवारें तनी हुई हैं। उनके जी दोनों डिप्टी मुख्यमंत्रियों को अमित शाह ने जो है असंतुष्ट रहने का अभय दान दे दिया है, और वो लगातार बयान दे रहे हैं। और जोगी जो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व की राजनीति के एक नए स्कूल ऑफ थॉट मोदी और शाह के बरक से लेकर आ रहे थे, कि बुलडोजर के जरिए माफियाओं का तो नाश कर रहे थे, लेकिन बड़े सेलेक्टिव थे कि वह माफिया मुस्लिम होना चाहिए, और वह मुस्लिम भी वो होना चाहिए जो उन पर सीधे आंख से आंख मिलाकर के जो इन्होंने बात करने की हिमाकत की थी। जी तो मोदी और शाह की जो फियर स्कूल ऑफ थॉट है, उसका जी अक्षरशः पालन हमारे योगी आदित्यनाथ भी कर रहे थे। ये ठीक जी है, योगी आदित्यनाथ हमेशा गेरुआ में दिखते हैं, मोदी की तरह रोज के डिजाइनर और ब्रांडेड कुर्ते और पैजामे नहीं बदलते, लेकिन जी कहीं ना कहीं तरीका वही है, डर दिखाओ, बुलडोजर चलाओ, और हिंदू और मुस्लिम की पूरी एक डिवाइडर लाइन बनाओ। जी लेकिन योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदार हो, हिंदू की ध्वजा धारण करते हो, लेकिन अंदर खाने में ठाकुरवाद को भी बड़े गर्व से स्वीकारते हो। तो आज थोड़े से खतरे के कहीं ना कहीं बादल जोगी पर और दिख रहे हैं, चीजें जो क्योंकि है वो मनोज जी, जो खबर आ रही है मनोज जी, खबर यह आ रही है कि बाबा का बुलडोजर तो चल ही रहा है, किसी दिन रुका नहीं है, लेकिन चिंता थी कि बाबा पर बुलडोजर नहीं चल जाए। कभी कभी आप जब सांप को पालते हैं तो सांप आपको डस लेता है। लगातार पिछले कई वर्षों से आप बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये तो बाबा का बुलडोजर था, यह टर्मिनोलॉजी चल रहा था, लेकिन बाबा पर बुलडोजर चल जाएगा इसकी आशंका चल रही थी। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि जो अध्यक्ष हैं चौधरी जी, भूपेंद्र चौधरी जी, उन्होंने कहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, और केंद्रीय नेतृत्व से भी यह साफ संकेत है कि अगर योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य नेता नहीं है, अगर इस पर कोई कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। एक बात अभी कवायद यह चल रही कि बेहतर है कि पार्टी को तोड़ने के बजाय उत्तर प्रदेश को ही तोड़ दिया जाए, कि भैया अलग अलग मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाएगा, 3 मुख्यमंत्री बना दो, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट दो, तो उत्तर प्रदेश को जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, शेष उत्तर प्रदेश का, तो क्यों मुख्यमंत्री को हटाओगे? बेहतर है कि 2 मुख्यमंत्री और पैदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के पास में, आदित्यनाथ के बदले 2 मुख्यमंत्री और हो जाएंगे। ये विभाजन की भी कहानी चल रही है, और वही कहानी जो है सत्ता बाजार में बंगाल में भी हो रहा है। लॉर्ड कर्जन के वक्त में जब बंग भंग हुआ था और फिर बंगाल शामिल हो गया था, फिर 47 में विभाजित हो गया, फिर जो है बंगाल विभाजन की कहानी शुरू हो रही है कि उत्तरी जो दक्षिणी पश्चिम बंगाल है, उत्तरी पश्चिम बंगाल है, बेहतर है कि ममता बनर्जी दीदी से नहीं निपट पाएंगे तो बेहतर है और किसी दादा को मुख्यमंत्री बना देंगे। दीदी बनी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और किसी दादा की तलाश है।
भारतीय जनता पार्टी को। और दादा ने परसों प्रपोजल भी दे दिया है कि बंगाल को विभाजित कर दिए, अगर नहीं जीत पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे तो बेहतर है कि बंगाल के विभाजन कर दिया जाए। यही कहानी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। आज शाम तक मनोज जी इंतजार करते रहे सत्ता बाजार में। सत्ता बाजार में और भी बेहतरीन खबरें हैं अंदर की। हाँ, अब मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में अब सृजन की प्रक्रिया खत्म है। अब संतान के बजाय भारतीय जनता पार्टी दामाद की तलाश करती है। बना बनाया कोई आ जाए, कर ले। ये दामादों की जो तैयारी रही है कि अब क्या बच्चा पैदा करना है, कोई बना बनाया हो, लीडर हो, आ जाए उसको दे दे। आज इसकी स्थिति हुई कि घर की जो अपनी संतान, अपने जो कार्यकर्ता है, ये इतने निराश, हताश, और इसकी उपेक्षा की कहानी ये हुई कि लोकसभा में इनको परिणाम देखने को मिल गया। अब यह संगठन करे कि संगठन बहुत बड़ा है। पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माला लेकर के खड़े थे, आडवाणी जी प्रणाम करते थे तो मोदी जी जवाब नहीं देते थे। आज कहानी शुरू हो गई है कि सरकार से संगठन बड़ा है, संगे शक्ति कले योगे, संगठन में ताकत है। आज संगठन की तरफ बढ़े हैं, और कल तो कार्यकर्ताओं को पावदान बना करके, पैर पोछ करके सत्ता में बने थे। आज कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनोज जी, समय हो गया हम आपके पास में, अगर आपके पास कोई एक दो पंक्ति कहने की है सत्ता बाजार में, जो क्रेता और विक्रेता है उसको कुछ संदेश देना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, मैं अंत में यही कहूंगा कि पॉलिटिकल मोरल हाई ग्राउंड का इतना जबरदस्त तरीके से क्षरण हो रहा है कि सचमुच सत्ता, देखिए बाजार के भी वैल्यू सिस्टम है। अभी आपने लाभ के साथ शुभ की बात की, वो वैल्यू सिस्टम था। तो सत्ता बाजार में ये था कि एको अहम दूजो नास्ती, यानी कि जो भी एक छत्रप अगर उदय हो रहा है तो उसे कट शॉर्ट करो। और लोग यह नहीं देखते कि अपने अनुभव, अपने योगदान, अपने मतलब कि हर तरीके से आपका सीनियरिटी, उसके आधार पर आपको पद का जो है टर्न आए। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, अगर कोई उभर रहा है तो उसको कट शॉर्ट कर दो। मुझे लगता है ये ठीक तरीका नहीं है राजनीति का। बिल्कुल मनोज जी, बहुत चिंता आपकी वाजिब है कि मूल्यों के क्षरण का जो दौर जारी, इसको रोकना ही पड़ेगा, और यह हमारे हित में नहीं है। अगर इसी प्रकार की बातें होती रही तो दुनिया के सबसे मजबूत और बड़े लोकतंत्र होने का जो दंभ है वो दंभ समाप्त हो जाएगा। इसलिए आइए, दुनिया के सामने भारत की लोक सत्ता, भारत की जनसत्ता, भारत के लोकतंत्र को आप बचाएं और इसको मर्यादा से जोड़ें, मूल्यों से जोड़ें, जो आपके पूर्वजों ने अभी तक दिया है। बने रहिए हमारे साथ में, हम सत्ता बाजार में फिर मनोज जी के साथ में आपको घुमाने ले चलेंगे। नमस्कार।